हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मोनिका कुमारी आप सभी का यूएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी और गोधोली। तो उसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उस कहानी के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दी हूँ कि उस कहानी में क्या था, उस कहानी से हमें क्या सीख मिला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज दूसरा क्लास है, उसमें मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से यानी कि उस कहानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रत्येक सवाल होता है। तो देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है और कितने प्रश्न तैयार हुए हैं उससे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर पहला है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? प्रश्न क्या है बच्चों? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? और आप सभी देख सकते हैं कि ये सवाल 2024 के सेक्शन ए और बी दोनों में पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार जितने भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उससे भी ये सवाल कर दिया जाए। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि द अनटचेबल्स किसकी रचना है? और ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। तो आप सभी बच्चे मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि द अनटचेबल किसकी रचना है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप चारों ऑप्शन को देखिए और अगर कहानी को पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही ऑप्शन जरूर जरूर चूज करेंगे। तो बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, द अनटचेबल्स आखिर किसकी रचना है? द अनटचेबल्स जो है वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? प्रश्न क्या है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है अमरकांत और ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा। तो आप सब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। और सवाल क्या था कि किसे किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये सवाल 2024 के सेक्शन ए में पूछा गया है। और ये सवाल जो है हमारा पहला चैप्टर क्या था? श्रम विभाजन जाति प्रथा। उसी से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हुआ है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? सवाल क्या है? सवाल को पहले ध्यान से सुनिए। सवाल है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में बुद्धिज्म का स्पेलिंग गलत हो गया है। आप लोग सही कर लीजिए। यह है बुद्धिज्म का राइट स्पेलिंग। और सवाल क्या था? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो ध्यान से ऑप्शन को सुनिए।
ऑप्शन है पहला मैक्स मूलर, दूसरा अमरकांत, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा है भीमराव अंबेडकर। तो सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? अगर आप लोग कहानी में पढ़े होंगे भीमराव अंबेडकर की रचनाएं तो आपको जरूर मालूम होगा कि ये रचनाएं किसकी है। मैक्स मूलर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की या फिर भीमराव अंबेडकर की। तो निधि भारती बता रही है कि मैम ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ऑप्शन नंबर डी सही है या गलत। निधि भारती ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैम ऑप्शन नंबर डी होगा भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। चौथा सवाल है हूं आर शुद्रास किसकी रचना है? प्रश्न क्या है बच्चों? हूं आर शुद्रास किसकी रचना है? और आप लोग देख सकते हैं कि ये सवाल 2023 के सेक्शन ए में पूछा गया है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर की, बी है अमरकांत की, सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र। तो आप सब मुझे बताइए कि हूं आर शुद्रास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत और ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए। आप लोग अगर ए बी सी ऐसे लिख भी देते हैं क्या होगा, ए या फिर बी, सी या डी। सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि कौन सा आंसर सही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताइए कि हूं आर शुद्रास किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की रचना है हूं आर शुद्रास। प्रश्न नंबर 5, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? सवाल क्या है बच्चों? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? और ये सवाल 2021 के सेक्शन ए में पूछा गया है। काफी दिन हो चुके हैं तो हो सकता है इस बार जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उससे ये सवाल कर दिया जाए। तो देखिए सवाल क्या था, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? और हमारा ऑप्शन नंबर ए है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है अमरकांत। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो मैं बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? और ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधे की कमी और ऑप्शन नंबर डी है अमीरी। बताइए आप लोग कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की कमी या फिर अमीरी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। तो चलिए मैं अब आप सभी को बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी।
ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? सवाल क्या है? पहले सवाल को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल आखिर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी गरीबी के कारण, ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित होने के कारण। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ हो जाएगा रुचि पर आधारित ना होने के कारण। रुचि पर आधारित ना होने के कारण। तो आप सभी प्यारे बच्चे मुझे जवाब दीजिए कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? और चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या था? भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी गरीबी के कारण, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? रुचि पर आधारित ना होने के कारण। तो फटाफट से सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रुचि पर आधारित ना होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित ना होने के कारण। क्योंकि पहले मैं आपको कहानी में बताई हूं पिछले क्लास में कि किसी को पहले जो है किसी भी व्यक्ति को खुद पैसे चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता था। पैसा क्या? वो पैसा नहीं, एक पैसा होता है काम, कार्य, धंधा। एक ये पैसा हो जाता है जिसे रुपया बोलते हैं आप लोग, और एक ये है पैसा। ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर है, रुचि पर आधारित ना होने के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अब है 8 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? और ये सवाल 2020 के सेक्शन ए और 23 के सेक्शन ए में पूछा गया है। तो क्या था सवाल? श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? मैं पिछले क्लास में जब कहानी बता रही थी तो उसमें मैं एक चीज बताई हूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आया ना। अगर कहानी को मन से यानी ध्यान से पढ़े होंगे एक एक लाइन को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप लोग मुझे बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेखन बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष क्या है सवाल? लेखन बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? और ये सवाल 2018 के बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को, और ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधे की कमी को। तो लेखन बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए। तो चलिए मैं अब आप सभी को बता देती हूँ।
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। जो लोग भेदभाव करते हैं जाति में, ठीक है, और वो कारण क्या बनती है? बेरोजगारी की। इसलिए हमें जाति पाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान की दृष्टि से देखना चाहिए। जाति पाति के भेदभाव करने से कुछ नहीं होती है, वहां बेरोजगारी का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज सीख लीजिए कि कभी भी किसी के साथ जाति पाति को लेकर भेदभाव नहीं करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? सवाल क्या है बच्चों? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर बी, भाईचारे के लिए। ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िवादित के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादित के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं अब आप सभी को इसका कौन सा ऑप्शन सही है बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? सवाल क्या है? सवाल को ध्यान से देखिए, मैं पुनः प्रश्न को पढ़ती हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? और ऑप्शन नंबर ए है, द कास्टेज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। और ऑप्शन नंबर डी है, हु इज शूद्रा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इन्हें देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इसका सही ऑप्शन निधि भारती बता रही है कि मैम ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? सवाल क्या है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मैं कहानी में बताई हूं कि 3 व्यक्ति थे। तो अब बताइए, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी है कबीर। ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कहानी में मैं बताई थी कि प्रेरक व्यक्ति जो थे वो 3 थे। अब अगर कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। तो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंबेडकर का
जन्म किस परिवार में हुआ था? और आप लोग देख सकते हैं कि ये सवाल 2019 के सेक्शन सी और 2023 के सेक्शन ए में पूछा गया है। और सवाल क्या है? सवाल है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो चलिए हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा है दलित और चौथा क्या है? काश्यप। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, दलित परिवार में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ था, यानी कि सबसे छोटे जात, सबसे पिछड़े जात में उनका जन्म हुआ था। द कास्टेज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? और ये सवाल 2025 के सेक्शन ए में पूछा गया है इसी वर्ष। जो आपके घर के आसपास एग्जाम दिए होंगे 2025 में, आप उसका क्वेश्चन देख सकते हैं लेके कि ये सवाल पूछा गया है। तो हो सकता है कि जितने भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम दे उससे भी ये सवाल कर दिया जाए। तो सवाल क्या है? सवाल है द कास्टेड इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? और चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है? द कास्टेज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, भीमराव अंबेडकर की। द कास्टेज इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है वो भीमराव अंबेडकर की ही रचना है, उन्होंने ही इसे लिखा है या रचा है। 15 नंबर का सवाल देखिए। प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता सामान्यता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। प्रश्न क्या है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता सामान्यता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? मैक्स मूलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज ने या अज्ञे ने? तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता सामान्यता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने ही कहा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता सामान्यता भ्रातृत्व पर ही आधारित होगा, यानी कि भाईचारे। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? और ये सवाल 2019 और 20 2 वर्ष लगातार सेक्शन ए में ही पूछा गया है। सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 में, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989 में, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890 में, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 में। तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। इससे पहले प्रश्न था कब हुआ, और अब है सवाल कि कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी डुमराव बिहार, ऑप्शन नंबर डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो अगर कहानी को पढ़े होंगे तो उसमें पहले उनका परिचय दिया होता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए होगा महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के महू नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कंपटीशन का जो तैयारी करते होंगे उन्हें मालूम होगा कि ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। और ये सवाल जो है 2022 के सेक्शन ए में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर को, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और तीसरा है भीमराव अंबेडकर को, चौथा है आपका बिरजू महाराज को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। और इसका ऑप्शन है सी नंबर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? सवाल क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर बी मातृत्व का, ऑप्शन नंबर सी है श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। पहला क्या था? स्वतंत्रता, दूसरा है मातृत्व, और तीसरा है श्रमिक विभाजन, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? प्रश्न क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? पहला है सती प्रथा, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल विवाह, और चौथा क्या है? जाति प्रथा। सती प्रथा का अर्थ होता है कि पहले जमाने में अगर किसी का पति मर जाता था तो साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाति प्रथा। किसे माना है? जाति प्रथा को। और ये इस क्लास का आखिरी सवाल है। तो देखिए, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चारण शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? कहाँ गए? न्यूयॉर्क। और ये कहाँ है? अमेरिका देश में। और ये सवाल 2024 और 25
2 वर्ष लगातार पूछा गया है सेक्शन ए में ही। तो ये इस क्लास का लास्ट सवाल है, यानी कि आखिरी प्रश्न है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चारण शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। और ऑप्शन नंबर ए है काशी नरेश, ऑप्शन नंबर बी है पाटियाला नरेश, ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश और ऑप्शन नंबर डी क्या है, दरभंगा नरेश। तो प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आखिरी सवाल है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चारण शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो मैं बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़ौदा नरेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आंसर है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से सभी प्रश्नों को। हमारा टोटल प्रश्न जो है 21 था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।